हेलो बच्चों, वेलकम टू मनीष इंपेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करेंगे यूनिट 6 अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल। कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर 1। और उसमें हम लोग पहुंच गए यूनिट 6 में। यूनिट 6 आपका है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। बच्चों, मेजरमेंट क्या होता है? तो कहेंगे मेजरमेंट अकाउंटिंग का मेन एस्पेक्ट होता है। मेजरमेंट अकाउंटिंग का मेन एस्पेक्ट होता है, या कह सकते हो कि अकाउंटिंग एक एसेंशियल मेजरमेंट डिसिप्लिन है। तो दो वर्ड याद रखो, दो सेंटेंस याद रखो। क्या बोले? मेजरमेंट अकाउंटिंग का मेन एस्पेक्ट होता है, या अकाउंटिंग एक एसेंशियल मेजरमेंट डिसिप्लिन है। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उनका मेजरमेंट हम किस में करते हैं? मॉनेटरी टर्म या मनी के टर्म में करते हैं। आप लोग पढ़े हो गए यूनिट 2 में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग में उसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसका मेजरमेंट हम मॉनेटरी टर्म में करते हैं। ठीक है बच्चों? तो मेजरमेंट अकाउंटिंग का मेन एस्पेक्ट होता है, या अकाउंटिंग एक एसेंशियल मेजरमेंट डिसिप्लिन है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जिसका मेजरमेंट मनी टर्म में होता है उसी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों? तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का मेजरमेंट किस में होता है? मॉनेटरी टर्म में। यही है बच्चों मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या कि बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, जो भी इवेंट्स होगा, उसको मेजर करेंगे। किस में मेजर करते हैं? मनी के टर्म में। ठीक है? अब है बच्चों कि मेजरमेंट आपका इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जिसको मेजर करना है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। पहला एलिमेंट क्या है मेजरमेंट का? कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को मेजर करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकेंड है, जब आइडेंटिफाई हो जाएगा ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, उसके बाद हम एक सूटेबल मेजरमेंट स्केल का सिलेक्शन करेंगे। मेजरमेंट का एक स्केल होना चाहिए। कैसा स्केल होना चाहिए? सूटेबल। तो उस सूटेबल मेजरमेंट स्केल का सिलेक्शन करेंगे। और थर्ड है, जब हम मेजरमेंट स्केल का सिलेक्शन कर लेंगे तो फिर उसके डायमेंशन का इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स है मेजरमेंट के। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या बताया बच्चों? कि जो भी ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को हमको मेजर करना है उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स क्या होता है। तो देखो एग्जांपल, इन कैश मैनेजमेंट। इन कैश मैनेजमेंट जितने भी कैश रिसीट्स होंगे और जितने भी कैश एक्सपेंसेज होंगे, ये सब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट्स और इवेंट हो जाएंगे। तो कैश मैनेजमेंट में कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट ही होता है ना। तो कैश मैनेजमेंट में जितना भी कैश रिसीट्स हुआ, जितना भी कैश एक्सपेंसेज हुआ, वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट्स और इवेंट। ठीक है? इसको मेजर कर लेंगे। सेकंड है आपका, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे बैंक जो है कंपनी को लोन दे रही है। तो बैंक जब कंपनी को लोन देगी तो बैंक यह देखेगी ना कि वो कंपनी का लोन रिपेमेंट एबिलिटी है कि नहीं, बैंक कंपनी उस लोन को चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। तो बैंक यहाँ पे मेन रूप से क्या किस चीज़ पे ध्यान देगी कि वो कंपनी जो है क्या लोन का प्रिंसिपल चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, प्लस में उस लोन पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो इंटरेस्ट चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स हो गया। तो मेजरमेंट का पहला एलिमेंट है कि जो ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद एक मेजरमेंट स्केल का सिलेक्शन करेंगे जो सूटेबल होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में मनी जो है वो आपका स्केल ऑफ मेजरमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। हम लोग जितने भी अकाउंटिंग करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं उसका मेजरमेंट किस में करते हैं? मनी में करते हैं। इंडिया में तो इंडियन करेंसी, अमेरिका में तो यूएस डॉलर। तो सेकेंड में हम क्या करेंगे कि मनी को हम स्केल ऑफ मेजरमेंट के रूप में यूज़ करेंगे, उसका सिलेक्शन कर लेंगे। तो जनरली अकाउंटिंग में मनी इज ए स्केल ऑफ मेजरमेंट। ओके? जब हम मेजरमेंट स्केल यानी कि मनी को हमने मेजरमेंट स्केल मान लिया, सिलेक्शन कर लिया मेजरमेंट स्केल का, उसके बाद उस मेजरमेंट स्केल के डायमेंशन को इवेल्युएट करेंगे। थर्ड एलिमेंट क्या है बच्चों? थर्ड एलिमेंट है कि जो मेजरमेंट स्केल हमने सिलेक्ट कर लिया, जो मेजरमेंट स्केल हमने बनाया, अब उस मेजरमेंट स्केल के डायमेंशन का एवेल्युएशन करेंगे। ध्यान देना बच्चों। मान लो प्रेजेंट टाइम में 1 kg हम राइस खरीदते हैं।
मान लो 50 रुपीज़ का पड़ा, और 1 साल के बाद सेम 1 kg राइस हम खरीदे, सेम ब्रांड सेम क्वालिटी, लेकिन हमारा प्राइस हमको देना पड़ा 60 रुपीज़। ठीक है, तो ये ऐसा रीज़न क्या हुआ? तो आप लोग सुने होंगे, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन के कारण गुड्स का प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन आज जो हमको 1 kg राइस मिला, 1 साल बाद भी जो 1 kg राइस मिलेगा, बताओ क्या चेंज है क्या? 1 kg राइस तो सेम ही रहेगा, क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज होगा। तो वही कह रहा है कि मेजरमेंट स्केल इन डायमेंशन क्या होता है? स्टेबल होता है। मतलब आज जो 1 kg राइस हम खरीदे हैं, जितना हमको मिला, 1 साल के बाद 1 kg राइस खरीदेंगे हमको उतना ही मिलेगा। तो मेजरमेंट स्केल इन डायमेंशन स्टेबल होता है। लेकिन मनी एज अ मेजरमेंट स्केल, देखो यहाँ पे चेंज हो गया बच्चों। 50 रुपये आज हम दिए, 1 साल के बाद हमको कितना देना पड़ रहा है? 60 रुपये। तो मनी एज अ मेजरमेंट स्केल वो स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल। ठीक है, तो यही है बच्चों, मेजरमेंट स्केल के डायमेंशन को इवेल्युएट करते हैं। तो मेजरमेंट के बच्चों 3 एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक है नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन प्रिंसिपल। देखो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मेजरमेंट के 4 बेसेज होता है, यानी कह सकते हो मेजरमेंट बेसेज। मेजरमेंट के कितने बेस होते हैं? 4। या वैल्यूएशन प्रिंसिपल कितने होते हैं आपके? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकेंड है आपका करेंट कॉस्ट, थर्ड है आपका रियलाइजेबल वैल्यू, और फोर्थ है आपका प्रेजेंट वैल्यू। या कह सकते हो कि एसेट्स का वैल्यूएशन हम लोग इन्हीं 4 प्रिंसिपल पे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। यही 4 आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल है। इसको मेजरमेंट बेस भी कहा जाता है। तो फर्स्ट वैल्यूएशन प्रिंसिपल है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। फर्स्ट वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एसेट्स को एक्वायर करने में जो भी हमारा खर्च आया वो हमारा क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे एग्जांपल ले लो, मिस्टर एक्स ने एक मशीन खरीदा, इसको रुपीज मान लो। मिस्टर एक्स ने एक मशीन खरीदा 7 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ। तो टोटल मशीन को एक्वायर करने में कितने का खर्चा आया? 8 लाख का खर्चा आया। इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और एसेट्स का वैल्यूएशन इस कॉस्ट पे अगर हम करते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल कहलाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अकाउंट जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है ना, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स का वैल्यूएशन हम लोग किस कॉस्ट पे करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। बहुत सारे अकाउंटेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स का वैल्यूएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। तो फर्स्ट वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या हो गया? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब एसेट्स को एक्वायर करने में जो भी खर्चा आया वो क्या कहलाएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और एसेट्स का वैल्यूएशन हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी करते हैं। जितने भी लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उनका वैल्यूएशन किस पे किया जाता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका करेंट कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका बच्चों करेंट कॉस्ट। करेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। 1 अप्रैल 2001 यानी कि 1 अप्रैल 2001 को हमने एक मशीन खरीदा था 5 लाख रुपीज़ का। 1 अप्रैल 2001 को हमने मशीन खरीदा था 5 लाख का, और 1 अप्रैल 2022 को सिमिलर मशीन, सेम मशीन हम खरीदने वाले हैं जिसका प्राइस हमको देना पड़ेगा 25 लाख। ठीक है, तो ये जो 25 लाख करेंट में जो कॉस्ट है, पहले तो ये देखो, ये सिमिलर मशीन 2001 आज से 21 साल पहले हम खरीदे 5 लाख में, अब 25 लाख में हो गया। देखो 1 अप्रैल 2022 में। तो महंगा होने का कारण क्या है बच्चों? आप लोग को पता है ना कि इन्फ्लेशन होता है। 20 साल पहले जो एसेट्स का प्राइस था, आज हम उस एसेट्स को खरीदने जाएंगे तो उतना थोड़ी ना देना पड़ेगा, हमको अधिक देना पड़ेगा। मतलब इन्फ्लेशन के कारण प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये 25 लाख क्या हो गया? करेंट कॉस्ट हो गया। तो अगर एसेट्स का वैल्यूएशन हम लोग इस प्राइस पे करते हैं तो यही आपका क्या कहलाएगा? करेंट कॉस्ट कहलाएगा। तो ये अल्टरनेटिव तरीका है कि एसेट्स का वैल्यूएशन करेंट कॉस्ट पे भी किया जाता है बच्चों। ठीक है,
इसे पढ़ोगे डिटेल में आगे, अभी सिर्फ बेसिक हम सीख रहे हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू। एक सेकेंड, नेक्स्ट है रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? मान लो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री समझते हो ना, स्टॉक को कहते हैं, जो मेरे पास बचा रहता है बिकने के लिए। इन्वेंट्री आपका क्या हो गया? मान लो अभी इन्वेंट्री आपका 10 लाख रुपए का है, लेकिन अगर आप इसको बेचोगे तो आपको 11 लाख रुपए मिल सकता है। अगर इफ सेल, अगर हम इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 11 लाख रुपए मिलेगा। ये 11 लाख रुपए क्या हो गया? मार्केट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यही 11 लाख रुपए आपका रियलाइजेबल वैल्यू है। तो अगर हम एसेट्स को बेचें और बेचने पे हमको जितना कैश रिसीव्ड हुआ उस वैल्यू को कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। और अगर हम और एसेट्स का वैल्यूएशन हम इस वैल्यू पर भी करते हैं। जनरली इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो होता है वो कौन से वैल्यू पे किया जाता है? रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि जो एसेट्स हम बेचे, अब बेचने पे जितना हमको कैश रिसीव्ड हो रहा है वो वैल्यू क्या कहलाता है? रियलाइजेबल वैल्यू। और एसेट्स का वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पर भी किया जाता है। जनरली इन्वेंट्री का जो आपका, इसका काम ही क्या है कि खरीदें इसको बेचने के लिए, तो आप इसको तुरंत बेचना चाहोगे तो मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू देखोगे कि अधिक है, अधिक बढ़ाकर हम इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन रियलाइजेबल वैल्यू पे ही किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बच्चों ध्यान से समझना। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जैसे अभी आपको मान लो, एक सेकेंड, ये अभी आपके पास 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 11,000 रुपये, ठीक है ना। मान लो आप एक इन्वेस्टमेंट किए और 1 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 11,000 रुपये। और बोला जाए कि अभी लीजिएगा तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा और 1 साल के बाद लीजिएगा तो 11,000 रुपये मिलेगा। तो आप क्या करोगे बच्चों? बहुत सारे लोग क्या करेंगे? ये वाला चूज करेंगे ना, क्योंकि इसमें हमको अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो मान लो हम फ्यूचर में हम जो इन्वेस्ट किए हैं वो 1 साल के बाद हमको कितना मिलने वाला है? 11,000। इसको कहते हैं आपका फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो। एक्सपेक्टेड फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो। मतलब कि हम जो भी इन्वेस्ट किए हैं 1 साल के बाद हमको 11,000 रुपये मिलने वाला है, इसको क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेड फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो। यानी कि अनुमान है कि 1 साल के बाद हमको 11,000 रुपये मिलेगा। लेकिन हम लोग बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट में बना रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 11,000 कर देंगे। क्या 11,000 तो आपका 1 साल के बाद मिलेगा, एक्सपेक्टेड फ्यूचर नेट कैश फ्लो है। हमको प्रेजेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो हमको इस इन्वेस्टमेंट को कोई ना कोई वैल्यू पे दिखाना होगा, एसेट साइड। तो किस वैल्यू पे दिखाते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। इसको कहा जाता है प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू। यानी कि 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट से हमारा एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो कितना आने वाला है? 11,000। लेकिन अभी प्रेजेंट में उसका क्या वैल्यू होगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू। तो इस इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट में प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू पे दिखाया जाता है। यही बच्चों है प्रेजेंट वैल्यू। निकालेंगे कैसे? ध्यान देना। मान लो हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका कोई ना कोई रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करोगे तो आपका क्या होगा? इंटरेस्ट का रेट होता है। कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा तो मेन यही है ना कि हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। मान लो हम जो इन्वेस्ट किए हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न है 8% पर एनम। तो देखो हम 11,000 आपका फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट में उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 11,000 और डिवाइडेड बाई 1.08, यानी कि 1 आपका ले लिए। अब प्लस क्या होगा? जितना परसेंट आपका इंक्रीज हो रहा है तो 8%, तो 0.08 यानी कि 1.08 कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर प्रेजेंट से हम फ्यूचर का वैल्यू निकालते हैं तो इंटरेस्ट जोड़ देते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देते हैं। और उल्टा अगर लेंगे फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है तो ये क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसका सिंपल तरीका है। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 1.08 करके देखो क्या आता है। एक सेकेंड बच्चों हम कर लेते हैं। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 1.08 करते हैं तो इसका प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू आता है 10,185.1852, यानी कि 10,185 राउंड अप कर दो
और इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। अब प्रेजेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे दिखाएंगे, इसी वैल्यू पे दिखाएंगे बच्चों। तो यही है आपका प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जनरली इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम लोग करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे। जो हमारा इन्वेस्टमेंट का मतलब कि फ्यूचर में हमको उससे कितना इनफ्लो आने वाला है, तो फ्यूचर में हमको 11,000 का कैश आने वाले हैं, तो फ्यूचर में आने वाले हैं ना। लेकिन प्रेजेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, उसको कहा जाता है प्रेजेंट डिस्काउंट वैल्यू। तो अगर 8% इंटरेस्ट रेट है तो ये जो फ्यूचर वैल्यू है उसमें 1.08 से डिवाइड कर देंगे। अगर 6% पर एनम होता तो क्या करते हैं, तो 11,000 डिवाइडेड बाई 1.06। अगर मान लो 7% पर एनम रहता है तो क्या करते हैं, सिंपल बता दो बच्चों, 11,000 डिवाइडेड बाई 1.07, इस तरह करके निकाल लेते हैं। तो ये है बच्चा आपका प्रेजेंट वैल्यू। तो एसेट्स का वैल्यूएशन प्रेजेंट वैल्यू पर भी किया जाता है, और जनरली इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे ही करते हैं। तो ओवरऑल मेजरमेंट बेस या आपका कह सकते हो वैल्यूएशन प्रिंसिपल कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स का, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करेंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। चलो नाउ क्वेश्चन टाइम। ये क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों। राम परचेज्ड ए मशीनरी अमाउंटिंग 12 लाख ऑन 1 अप्रैल 2001। ये आपका हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक्वायर करने में जो खर्च होता है वो क्या होता है बच्चों, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कितना है, एक सेकेंड, एक्वायर करने में जो खर्चा होगा वो क्या कहलाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये आपका हो गया 12 लाख। और 31 मार्च 2022 को मशीनरी कुड बी परचेज, मतलब कि उसी तरह का सिमिलर मशीन अगर हम परचेज करेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 22 लाख। ये कौन सा कॉस्ट हो गया, करेंट कॉस्ट। करेंट कॉस्ट हो गया 22 लाख। बट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द मशीनरी, जो कि अप्रैल 2001 को खरीदे थे, उसका कितना एस्टिमेटेड वैल्यू है, 15 लाख। मतलब इसको बेचेंगे तो 15 लाख मिलेगा। तो ये हो गया ना रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया, 15 लाख। अब प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश इनफ्लो, ये आपका कितना दिया हुआ है, 13 लाख। प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू आपका हो गया 13 लाख। तो यही आपका बताना है। करेंट कॉस्ट क्या होगा, देखो करेंट कॉस्ट कितना है, 22 लाख। आंसर बी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया आपका, 13 लाख। आंसर हो गया आपका सी। ओह, आंसर हो गया आपका सी। थर्ड है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है आपका, 12 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया ए, आंसर हो गया इसका। और रियलाइजेबल वैल्यू कितना है, 15 लाख। आंसर हो गया सी। तो ये था बच्चों वैल्यूएशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन, सिंपल है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट। सारा वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है आपका, वैल्यूएशन प्रिंसिपल हो गया। प्रेजेंट वैल्यू भी वैल्यूएशन प्रिंसिपल हो गया। फ्यूचर वैल्यू वैल्यूएशन प्रिंसिपल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी। नेक्स्ट, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31 मार्च 2022 10 लाख। यानी कि मशीन का बुक वैल्यू कितना दिया, 10 लाख। बट मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, अगर बेचेगा 12 लाख। तो ये जो 12 लाख है ये रियलाइजेबल वैल्यू हो गया। 12 लाख क्या हो गया, रियलाइजेबल वैल्यू। एज ऑन 31 मार्च 2022 इफ द कंपनी वैल्यूज द मशीन 12 लाख। 12 लाख मतलब ये रियलाइजेबल वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर रही है। तो कौन सा वैल्यूएशन प्रिंसिपल यूज करेगा वो, तो कौन सा करेगा बच्चों, रियलाइजेबल वैल्यू। यानी कि आंसर हो गया सी, रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये था बच्चों आपका यूनिट 6 अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल। आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बार बार लेक्चर को आप लोग देखते रहो। थैंक यू।